सुमित्रा की दोनों बहुएं खुशबू और नेहा के बीच में अक्सर घर के कामों को लेकर लड़ाई होती थी। इसलिए सुमित्रा अपनी बहू की लड़ाई से परेशान होकर उनको काम बांट देती है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहू आपस में लड़ रही होती है। तभी सुमित्रा उनसे कहती है, अरे अब क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? काम तो दोनों को मैंने बांट दिया है ना। एक टाइम का खाना बड़ी बनाएगी तो एक टाइम का खाना छोटी बहू। माँ जी, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इन 7 दिन में भी एक ही दिन तो मेरा पति घर में होता है, जिस दिन मैं बाहर जाने की सोचती हूँ, पर उसमें भी नेहा नाटक करती है। और जब खुद मंडे वाले दिन अपने पति के साथ घूमने जाती हैं तब तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये एक दिन खाना बना देगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अरे जिस दिन ये जाती है उस दिन मैं भी तो इसके बदले खाना बनाती हूँ ना। दीदी, मैं हर हफ्ते नहीं जाती, पर आप तो हर हफ्ते जाती हैं। मैं नहीं जानती क्या? घर के काम और खाना बनाने से बचने के लिए आप ऐसा ही करती हैं। अरे चुप करो तुम दोनों। बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं तुम दोनों को। मैंने ही काम गलत तरीके से बांट दिया। मुझे दोबारा से काम बांटना होगा। अपनी बहुओं के बीच में काम का बंटवारा करने के बाद भी सुमित्रा जब लड़ाई देखती है तो फैसला कर लेती है कि अब वो अपनी बहुओं का काम दिन के हिसाब से बांटेगी ताकि उनकी लड़ाई ना हो सके। देखो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब से खुशबू बहू हफ्ते के 4 दिन सुबह शाम का खाना बनाएगी और नेहा बहू घर के पूरे काम करेंगी। और बाकी के 3 दिन बचे उसमें नेहा बहू खाना बनाएगी और खुशबू बहू घर के काम करेगी। अब तो ठीक है ना? अब तो किसी को परेशानी नहीं होगी। और जिस दिन तुम दोनों को अपने पति के साथ घूमने जाना होगा उस दिन का काम मैं खुद देख लूँगी, कैसे करना है और कैसे करवाना है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस बता दो ये जो आपने काम का बंटवारा किया है इसकी शुरुआत कब से होगी? मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं घर के काम करना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों का जब भी खाना बनता है तो खुशबू दीदी का अक्सर मुंह बन जाता है। सुमित्रा की दोनों बहू सुमित्रा के फैसले से राज़ी हो जाती है। अब क्या था, अगले ही दिन से दोनों बहुएं अपने काम पर लग जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से सुमित्रा ने कहा था। कितना अच्छा लग रहा है, घर के कामों से मुक्ति मिल गई। काश कि खाना भी कम बनाना पड़ता तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती। दीदी का सही है, इन्हीं के तो मज़े हैं। 2 से 3 वक्त का खाना बनाती है और जानबूझकर अपने गंदे कपड़े मेरे सर मर देती है और बार बार झूठे बर्तन का ढेर लगा देती है ताकि पूरा दिन मैं घर की सफाई करती रहूं और बाद में इनके कपड़े भी धोऊं, अपनी कमर तोड़ लूं। इससे तो अच्छा माँ जी मुझे ही 4 दिन खाना बनाने का काम दे देती। दोनों ही बहू अपने हिस्से में आए काम से थोड़ी खुश थी तो थोड़ी परेशान थी। समय यूं ही बीतता है और 7 दिन बीत जाते हैं। पर इन 7 दिनों में जब खुशबू को अपने घर वालों के लिए उनकी डिमांड के अनुसार खाना बनाना पड़ता है तो उसको 4 दिन खाना बनाना भी भारी लगने लगता है। खाना बनाने से तो अच्छा है मुझे घर का काम ही मिल जाता। नेहा के तो मज़े ही हैं, मैं ही पागल हूँ, मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। पर कोई बात नहीं, जैसे कुछ दिन बीत गए वैसे ही फिर से ये 4 दिन भी जैसे तैसे कट जाएंगे। बस जल्दी से मेरे हफ्ते के 3 दिन मुझे मिल जाए जिसमें घर के काम मुझे करने होंगे। अब खुशबू अपने दिन आने का इंतज़ार करती है ताकि जल्दी से उसके 4 दिन बीते और 3 दिन आए जिसमें वो घर का काम करे। पर अफसोस, जिस दिन वो घर का काम करने बैठती है उसी दिन घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं। मेहमान तो चले जाते हैं पर घर का काम बढ़ जाता है। इतने सारे बर्तन कपड़े देखकर खुशबू का दिमाग खराब हो जाता है और ऊपर से नेहा भी खुशबू से बदला लेती है। जिस तरह जानबूझकर खुशबू उसके समय में अपने गंदे कपड़े धोने और प्रेस करने के लिए दे देती, वैसा ही वो भी करती है, जिस वजह से खुशबू घर वालों पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। नेहा, तुम्हारे तो मज़े ही हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जिस दिन खाना बनाती हूँ उस दिन घर में कोई ना कोई आ जाता है या तो फिर कोई अपना ऑर्डर देकर चला जाता है, पर जिस दिन तुम खाना बनाती हो उस दिन तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देता। और आज देखो, जब मेरी बारी आई घर के काम करने की तो घर में मेहमान आ गए, अब उनके बर्तन कपड़े सब करो। अब कहना क्या चाहती है दीदी? मैं भी तो 3 दिन खाना बना रही हूँ ना। और भूलो मत, हफ्ते के 4 दिन मैं घर के काम करती हूँ। अगर कोई आपको खाना बनाने का ऑर्डर देता है तो बर्तन गंदे होते तब वो बर्तन साफ़ तो मैं ही करती हूँ। और अगर आज आप ढेर सारे बर्तन धो रही हैं तो मैंने भी तो बहुत लोगों का खाना बनाया है ना। देखो नेहा, जो भी कहो, माँ जी ने फ़र्क तो किया है। वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए उन्होंने तुम्हें 4 दिन घर के काम दिए और मुझे 4 दिन रसोई का।
4 दिन दिन रात खाना बनाकर मैं परेशान हो जाती हूँ, ऊपर से तुम्हारी फरमाइश भी खत्म नहीं होती। अगर ऐसी बात है दीदी तो एक काम करते हैं, हम अपना काम ही बदल लेते हैं। तब आपको पता चलेगा कि कौन ज़्यादा मेहनत करता है और कौन ज़्यादा काम करता है। दोनों बहुओं में एक बार फिर काम को लेकर लड़ाई हो जाती है। सुमित्रा दोनों बहुओं के बीच में काम तो बांट देती है, पर उनकी लड़ाई खत्म नहीं कर पाती। उन दोनों की लड़ाई देखकर एक बार फिर से सुमित्रा परेशान होकर आती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे अब तो मैंने दिन के हिसाब से तुम्हारे काम बांट दिए, फिर क्यों तुम दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ रही हो? लड़ाई किए बिना तुम्हारा खाना नहीं पचता क्या? माँ जी, लड़ाई मैं नहीं, हर समय दीदी करती है। वही काम चोर हैं। उन्हें 4 दिन खाना बनाने का काम दो या घर की सफाई का काम, उनके लिए तो सब काम भारी ही होते हैं। आहा, जब 4 दिन तक दिन रात खाना ना बनाना पड़े ना, तब इंसान इसी तरह बोलता है। और माँ जी, मेरी प्यारी देवरानी चाहती है कि हमारे काम बदल दिए जाए, इसलिए जैसे ही ये 7 दिन बीत जाते हैं, आप हम दोनों के काम बदल देना। इतना बोलकर दोनों बहू अपने अपने कामों में लग जाती है। दोनों बहू की लड़ाई देखकर सुमित्रा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे ताकि उसकी दोनों बहू सुधर जाए। इन दोनों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं जिससे इस घर की लड़ाई ख़त्म हो। सुमित्रा सारी रात सोचती रहती है कि वो ऐसा क्या करे ताकि उसकी बहुओं के बीच काम को लेकर लड़ाई ना हो। ये दोनों तो कभी नहीं सुधरने वाली। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इनकी लड़ाई कम हो जाए और घर के काम भी। सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को रास्ते पर लाने का प्लान बना लेती और जब दोनों बहुओं के दिन पूरे हो जाते हैं तो सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, देखो बहू, मैंने हर तरीके से देख लिया, तुम दोनों के बीच में काम बांट कर तुम दोनों की लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती। अब ना मैं तुम दोनों के लिए नौकरानी तो रख नहीं सकती, तो मैंने सोचा है कि 2 महीने बड़ी बहू घर के अकेले सारे काम करेगी और 2 महीने छोटी बहू। इसी बीच में घर में मेहमान आए, कोई बीमार पड़े या कोई छुट्टियों पर जाए, तो यह सब जिसके हिस्से में काम है उसे ही देखना होगा। अब बताओ, मेरा यह फैसला मंजूर है? क्या 2 महीने? मतलब अगर मैं 2 महीने काम करूँगी तो इसका मतलब 2 महीने देवरानी आराम करेगी? और जब मैं 2 महीने काम करूँगी तब जेठानी आराम करेगी? इसका मतलब मेरे काम करते समय जेठानी जी मुझे बहुत परेशान करेगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। आपने जो 7 दिन वाला काम बांटा है वही अच्छा है। हाँ माँ जी, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। पहले जो आपने बंटवारा किया था ना काम का, वही अच्छा है। अपनी बहुओं का ये रिएक्शन देखकर सुमित्रा मन ही मन खुश होती है, क्योंकि उसकी चाल तो कामयाब हो गई थी। अब दोनों बहुएं फिर कभी आपस में नहीं लड़ती, और लड़ती भी तो उनकी लड़ाई कभी भी सुमित्रा तक नहीं पहुंचती। रूपाली अपनी नटखट बेटी दिया और पति सुरेश के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। दीपा एक बहुत चुलबुली लड़की थी जिसे गोलगप्पों से बड़ा ही प्यार था। वो कहीं भी जाती तो सबसे पहले गोलगप्पों को ही देखा करती। यहाँ तक कि वो किसी की शादी में भी जाती तो दूल्हा दुल्हन को बाद में, गोलगप्पों को पहले देखा करती। ऐसी एक बार की बात है जब रूपाली दिया के साथ शादी में जाती है। जहाँ जाती ही दिया गोलगप्पों पर टूट पड़ती है और खुद से बोलती है, आय हाय, मजा आ गया, आज तो पेट भर के गोलगप्पे खाऊंगी। दिया बेटा, आज कौन से तेरे पैसे लगने हैं? इतना बोलकर दिया गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है। फिर क्या था, ये देखकर सभी मेहमानों की नजर दिया पर मानो जैसे अटक जाती है। उसको इस तरह से गोलगप्पा खाते देख सभी आपस में बातें करने लगते हैं। तब दिया बोलती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कभी किसी लड़की को गोलगप्पे खाते नहीं देखा क्या? और वैसे भी बारात को आने में अभी बहुत समय है। और एक बात बताओ, इंसान शादी पार्टी में आता ही क्यों है? खाने के लिए ना। तो फिर आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिसके बाद सभी दिया पर से नजर हटाकर शादी एंजॉय करने लगते हैं। पर इतने गोलगप्पे खाने के बाद भी दिया जी का तो पूरा ध्यान शादी पर ना होकर गोलगप्पे पर ही रहता है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, अब गोलगप्पे से ध्यान हटाकर थोड़ा दुल्हा दुल्हन को भी देख ले। कब से तो देख रही हूँ माँ कि लड़का लड़की को खिलाता है तो वो शर्म आती है, और जब लड़की लड़की को खिलाती है तो वो मुस्कुराता है। मेरी शादी होगी तो मैं तो अपने पति से पहले ही बोल दूंगी कि मुझे सबसे पहले गोलगप्पे ही खिलाए। अरे अगर तू दुल्हन होकर इतने गोलगप्पे करेगी तो लड़के वाले पता है तुझे क्या बोलेंगे? गोलगप्पे वाली दुल्हन। जिसको जो बोलना है बोल ले। मेरा तो सपना ही है
कि मेरी शादी पर मैं बस तरह तरह के गोलगप्पे खाऊं। कुछ देर बाद दिया और रूपाली शादी के फंक्शन से घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रूपाली अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अपनी दिया अब बड़ी हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि इस साल इसके हाथ पीले कर दूं। अरे बहू, तूने तो मुझसे मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी सारे रिश्तेदार वालों को अपनी दिया की शादी की बात करती हूँ। फिर क्या था, रूपाली की सास फटाफट अपने सभी रिश्तेदार के पास फोन घुमा देती है और सभी को दिया के लिए लड़का ढूंढने को कह देती है। जल्दी ही दिया को देखने विवेक अपनी माँ पुष्पा के साथ उसके घर आता है, जहाँ दिया लड़के वालों को खिलाने के लिए अपने हाथों से अलग अलग फ्लेवर वाले गोलगप्पे बनाती है। सबके सामने गोलगप्पे आते ही दिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी दिया की दादी बोलती है, अरे हमारी दिया बड़ी ही संस्कारी है। घर के सारे काम काज करने आते हैं इसको, और खाने का तो पूछिए ही मत। ये सब हमारी दिया ने ही बनाया है। आप एक बार इसके हाथों के बने गोलगप्पे खा कर तो देखिए, बाकी सब भूल जाएंगे। इस पर सब हंसने लगते हैं और सब गोलगप्पे खाने लगते हैं, जो उसकी सास और पति को बहुत पसंद भी आते हैं। कुछ देर बातें और हंसी मजाक के बाद आखिरकार लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। अब दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। शादी के एक दिन पहले दिया विवेक से फोन पर बात कर रही होती है और उससे कहती है, सुनो ना, गोलगप्पे मेरे फेवरेट हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में और कोई खाना हो या नहीं, पर हर फ्लेवर के गोलगप्पे जरूर होने चाहिए। अरे दिया, शादी में दूसरे लोग भी होंगे जिन्हें खाना चाहिए होगा। फिर तुम मुझे मुंह दिखाए पर गोलगप्पे खिला देना। अरे पगली, मुंह दिखाए पर गोलगप्पे कौन मांगता है। खैर, तुम्हें गोलगप्पे खाना है ना, तो तुम्हें शादी के बाद बहुत सारे गोलगप्पे खिला दूंगा, फिक्र मत करो। शादी के बाद क्यों? शादी वाले दिन क्यों नहीं? जिस दिन हमारी शादी होगी उसी दिन आप मुझे अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाना। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो बस। आखिर दिया अपने मन की बात विवेक से मनवा ही लेती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और दिया अपने दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी होती है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय हो रहा है एक दुल्हन के ऊपर। वो अपनी शादी के गोलगप्पे नहीं खा पा रही। क्या करूं? कोई आ भी नहीं रहा जिससे मैं गोलगप्पे मंगवा सकूं। शायद ही आपने ऐसी दुल्हन देखी होगी जो अपनी ही शादी के दिन शादी या बदलती जिंदगी से ज्यादा गोलगप्पे खाने के लिए परेशान हो रही है। अब क्या था, बहुत देर इंतजार करने के बाद दिया के सब्र का बांध टूट जाता है और वो धीरे से कमरे के दरवाजे को खोलकर अगल बगल देखने लगती है। रास्ता साफ है देखकर दिया जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर 1 मिनट में घर से गायब होकर पास ही में एक गोलगप्पे वाले के पास पहुंच जाती है। अंकल जी, जल्दी से तीखे तीखे गोलगप्पे खिला दो ना, ताकि जल्दी वापस मैं अपने मंडप पर जा पाऊं। नहीं तो वहाँ दूल्हा और साथ में मेरे परिवार वाले सब पगला जाएंगे। गोलगप्पे वाला दिया की बातें सुनकर हंसने लगता है और उसे गोलगप्पे खिला देता है। दिया गोलगप्पे खा ही रही होती है कि गोलगप्पे वाले अंकल जी दिया से कहते हैं, अरे बिटिया, तुम तो दुल्हन हो, तुम्हें गोलगप्पे खाने के लिए बाहर आने की क्या जरूरत थी। आज तो खुद ही तुम्हारे वहाँ पर बहुत सारे गोलगप्पे बने होंगे। तुम अंदर ही किसी को बोल देती, कोई ला देता तुम्हारे लिए गोलगप्पे और खा लेती तुम। काका, आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा इसी टाइम पर आपके पास आकर गोलगप्पे खाती हूँ, और इस वक्त ना सब काम में बिजी हैं। मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। वैसे भी आज लास्ट दिन मैं आपके पास से गोलगप्पे खा रही हूँ। इसके बाद तो पता नहीं मेरी और मेरे गोलगप्पे की किस्मत में कहाँ किसके ठेले पर मिलन लिखा होगा। दिया की बातों पर गोलगप्पे वाले अंकल खूब जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिनके साथ दिया भी हंसने लगती है। अब वो दिया को आशीर्वाद देता है। दिया गोलगप्पे खाकर जल्दी से घर के अंदर वापस आ जाती है, जहाँ पूरा घर दिया को ढूंढ रहा होता है। और जैसे ही दिया घर में जाती है तो रूपाली उससे कहती है, दिया बेटा, कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है कितना डर गई थी मैं। आज तेरी शादी है, तू दुल्हन है बेटा, तेरा इस तरह कहीं भी घूमना सही नहीं है। माँ, मुझे पता है, मैं बस बाहर गोलगप्पे खाने गई थी। क्या करूँ मैं तेरा? तुझे कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे बोल देती ना, मैं तेरे लिए गोलगप्पे ले आती। इस तरह बिना बताए बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अगर कोई देख लेता तो पता है कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती। अब जल्दी से अंदर चल, बारात आ चुकी है, सब नीचे तेरा वेट कर रहे हैं। जिसके बाद दिया अपनी माँ के साथ नीचे जाती है और शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बहुत जल्द दिया और विवेक की शादी हो जाती है।
शादी होने के बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाने की टेबल पर हर तरह के पकवान रखे होते हैं, लेकिन उनमें दिया के फेवरेट गोलगप्पे नहीं होते, जिस पर दिया बेचैनी से पूरे टेबल पर देखने लगती है। ये देखकर पुष्पा उससे कहती है, अरे दुल्हन, तुम्हारे पति तो बराबर में ही बैठे हैं, तो तुम्हारी नजर किसे ढूंढ रही है? इनका तो ठीक है, लेकिन मेरे गोलगप्पे कहाँ हैं? दिया की बात सुनकर इस बार शादी में आए सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। माँ, ये कोई आम दुल्हन नहीं है, ये मेरी गोलगप्पे वाली दुल्हन है, जिसे शादी में पति मिले या नहीं, गोलगप्पे जरूर मिलने चाहिए। अरे भाई, दुल्हन के लिए गोलगप्पे लेकर आइए। जिसके बाद सब हंसने लगते हैं और दिया के लिए स्पेशल गोलगप्पे मंगवाए जाते हैं। और अब पूरी बारात और शादी में मौजूद सब लोग दुल्हन के साथ गोलगप्पे खाते हैं। एक दिन विमला की बहू स्नेहा सुबह सुबह तैयार होने लगती है। स्नेहा को तैयार होता देख विमला सोचने लगती है कि जो इंसान दोपहर 12 बजे तक सो के नहीं उठती, वो इतनी सुबह तैयार कैसे हो गई? अरे बहू, आज इतनी सुबह कैसे उठ गई? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सासू माँ, सपना तो अच्छा ही देखा था, पर लगता है कि किसी का बुरा मुंह देख लिया है, जो सुबह सुबह सुनना पड़ रहा है। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? वो आपकी सहेली है ना, निर्मला काकी, उनके घर में किटी पार्टी है, बस वहीं जा रही थी। क्या? किटी पार्टी में निर्मला बहन ने मुझे तो बुलाया ही नहीं। रुक, अभी खबर लेती हूँ इसकी। अरे वाह, घुटनों के दर्द के मारे चला तो जाता नहीं, पर पार्टी में जाना है। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुओं की किटी पार्टी है, इसमें सिर्फ बहुएं ही इनवाइटेड हैं। इतना कहते हुए स्नेहा घर से अपनी स्पेशल किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। विमला पीछे घर में बैठी सोच में डूब जाती है कि आखिर किटी पार्टी होती क्या है, जिसमें सिर्फ बहुओं को ही निमंत्रण दिया गया है। काफी सोचने के बाद भी जब विमला को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो हर रोज की तरह अपने घर काम में लग जाती है। शाम को जब स्नेहा वापस आती है तो विमला उससे पूछती है, आ गई बहू? बैठ जा, खाना लगा देती हूँ। पार्टी में काम कर करके थक गई होगी ना? सासू माँ, आप तो फिर शुरू हो गई। पूरा दिन मेरा ही इंतजार कर रही थी क्या, कि कब मेरी बहू आए, कब मैं उसे ताने मारूं? अरे बहू, मैं तो तुझे खाना खाने के लिए बोल रही हूँ। अच्छा, अगर इतनी फिक्र है तो ऐसा करो, मेरे रूम में ही खाना भिजवा दो। ऐसा कहते हुए स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह स्नेहा फिर से तैयार होती है और अपनी सहेली के घर किटी पार्टी में चली जाती है। अब स्नेहा को पार्टी की आदत लग चुकी थी, इसलिए वो हर रोज अपनी किसी न किसी सहेली के घर पार्टी करने के लिए निकल जाती। एक दिन स्नेहा अपनी सास विमला की सहेली सुशीला के घर पर किटी पार्टी में जाती है, जहां सभी बहुएं अपनी अपनी सास के बारे में बातें करने लगती है। अरे क्या बताऊं मैं, मेरी सास तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं करती, और बुराई तो मानो जैसे उसके नाक पर रखी हुई है। मेरा भी यही हाल है। घर का काम कर करके मेरे तो हाथ घिस गए, पर ताने मार मार के मेरी सास की जीभ नहीं घिसी। अरे मेरी सास तो सास, ससुर भी कभी कभी सास बन जाता है। उसकी ये बातें सुनकर सभी हंसने लगती हैं। तभी सुशीला की बहू रीमा बोलती है, अरे कोई कुछ भी कहे, मेरी सासू माँ तो लाखों में एक है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी सास और ऐसा ससुराल मिला। किस्मत वाली तुम नहीं, बल्कि मैं हूँ, क्योंकि मेरी सास तो मेरी उंगलियों पर नाचती है। और रही बात घर के काम की, तो वो भी मेरी सास खुद ही कर देती है। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर हाँ, ताने मारने में कोई कमी नहीं रखती। चलो सही है, पर सास को उतना ही नचाना जितना कल बहू के आगे नाच पाओ, क्योंकि आजकल घुटनों में कब दिक्कत आ जाए कोई नहीं बता सकता। रीमा की बात सुनकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर अपने घर चली जाती है। इधर रीमा को भी स्नेहा और बाकी सब सहेलियों की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसी दिन अपनी सास सुशीला को पूरी बात बता देती है। रीमा की बात सुनकर सुशीला को बहुत दुख होता है। वो रीमा को समझाती है, देख बहू, कोई भी माँ अपने बेटे या उसके परिवार का बुरा कभी नहीं सोच सकती। जब वो अपने बेटे की शादी करवाती है तो वो बहू नहीं बल्कि एक बेटी को अपने घर लाती है। पर माँ, उन सब की बातों से तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी अपनी सास को माँ समझा होगा।
मुझे लगता है उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना ज़रूरी है। तुम्हारी बात तो सही है, पर बहू तुम करोगी क्या? माँ वो सब ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस अपनी सहेलियों को कल दोपहर को हमारे घर किटी पार्टी के लिए बुला लो। रीमा पूरा प्लान तैयार कर लेती है जिससे उसकी सहेलियों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। रीमा की सास सुशीला अपनी सभी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए अपने घर बुला लेती है। इधर रीमा भी उसी दिन अपनी सभी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए अपने घर बुला लेती है जिस दिन उसकी सास ने अपनी सहेलियों को बुलाया होता है। सुशीला अपनी सभी सहेलियों को ले जाकर एक रूम में बैठ जाती है। इधर रीमा की भी सहेलियां आ जाती है। रीमा सभी सहेलियों के आते ही उन्हें बता देती है कि आज उसकी सास ने भी सभी सहेलियों के साथ किटी पार्टी रखी है, इसलिए आज हम सिर्फ चुपके से उन सब की बातें सुनेंगे। सभी सहेलियां मान जाती हैं। सुशीला, निर्मला, विमला और बाकी सभी सासें आपस में बात करने लगती है। तभी सुशीला बोलती है, और बताओ तुम्हारी बहुएं कैसी हैं? अरे मेरी बहू को तो पार्टी और शादियों से फुर्सत ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ, इतना कामकाज करती है, थोड़ी देर कहीं चली भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ निर्मला काकी, तुमने बिल्कुल सही बात कही। अब मेरी बहू को ही देख लो, घर का सारा काम खुद करती है और साथ ही साथ पूरे परिवार को भी संभाल लेती है। भगवान झूठ ना बुलवाए, पर मेरी बहू तो घर का कोई काम नहीं करती, पर हाँ बैंक से लेकर राशन की दुकान तक के बाहर के काम खुद करती है। ऐसे में काफी थक भी तो जाती होगी, इसलिए मैं खुद ही घर का सारा काम कर देती हूँ, पर हर चीज का ध्यान तो बराबर रखती है। इधर सभी बहुएं उन सब की बातें सुन रही थी। अपनी अपनी सास की बात सुनकर सभी बहुएं एक दूसरे के सामने शर्मिंदा भी हो रही थी। मन ही मन उन सबको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अपनी अकड़ और शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। उन सब के बंद मुंह देखकर रीमा बोलती है, शर्म तो तुम सबके चेहरे पर साफ दिख रही है, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी सास को माँ के समान समझो और उनके साथ मिलजुल कर रहो। हाँ रीमा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम सब अपनी सास के बारे में क्या कुछ नहीं सोचते और क्या कुछ नहीं बोलते, जबकि वो तो हमें अपनी बेटी ही मानती है। हाँ, तो भलाई इसी में है कि हम सब भी अपनी सास को माँ ही समझे और अपने किए की माफ़ी मांगकर खुद को संतुष्ट कर लें। रीमा की बात सुनकर सभी सहेलियां उठकर दूसरे रूम में जाती हैं और अपनी अपनी सास को पूरी बात बताती है। सभी बहुएं अपनी सास से माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद से हमेशा उनके साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगती हैं।